नमस्कार। मध्य प्रदेश के दर्शकों के लिए और खासतौर से देश भर के दर्शकों के लिए ब्रेकिंग यह है कि निर्मला सीतारमण के इस बजट में जो विशेष बात थी उसके हिसाब से सेंसेक्स उछल गया है। भारतीय बाजार जो है उसने निर्मला सीतारमण के बजट का बाजू खोल कर स्वागत किया है। आपको बताते हैं कि सेंसेक्स में 1000 अंकों का उछाल आया है और निफ्टी में ये उछाल 250 अंकों का है। ये बताता है कि भारतीय बाजार ने बजट को हाथों हाथ लिया है। और दूसरी खास खबर ये कि आयकर की जो सीमा पहले 5 लाख हुआ करती थी, इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। 2.5 लाख जो इनकम टैक्स फ्री सीमा थी उसको बढ़ाकर 3 लाख कर दिया है। और जिनको 5 लाख पर टैक्स नहीं देना पड़ता था, अब वो सीमा बढ़कर 7 लाख हो गई है। इस मुद्दे पर हम हमारे विशेषज्ञों से विस्तार से बात करेंगे ताकि जो भ्रम है वो भ्रम का कुहां सा छट भी जाए और लोगों को ये पता चल जाए कि उनको कहाँ लाभ हुआ है और कहाँ उनको टैक्स देना है। इस पूरे मुद्दे पर विस्तार से बात के लिए लेकिन अभी तो बड़ी खबर है कि बजट का भारतीय बाजार ने जबरदस्त स्वागत किया है। ये मानकर चलें नरेंद्र मोदी ने की जो सरकार है उसका ये 10वां बजट कह सकते हैं हम, लेकिन निर्मला सीतारमण का ये 5वां बजट है। निफ्टी में 250 अंक का उछाल और सेंसेक्स में 1000 अंक की तेजी आई है। और अभी ताज़ा खबर, जो सेंसेक्स 1000 था वो बढ़कर अब 1200 हो गया है। यानी कुछ ही मिनट के बीच में 200 अंकों का उछाल सेंसेक्स में और निफ्टी में 50 अंक का उछाल 250 से बढ़कर 300। इसका मतलब कि लगातार जो समीक्षा हो रही है उद्योगपतियों के द्वारा, बाजार के जो निवेशक हैं उनके द्वारा, उन्होंने इस बजट को बहुत सराहा है और प्रशंसा के तौर पर कह सकते हैं कि बाजार ने अपना रुख साफ कर दिया है। इस मुद्दे पर पूरी चर्चा के लिए आपके सुविधा के लिए हमने जोड़े हैं हमारे 3 विशेष मेहमान। इसमें टैक्स के जानकार ओमनाथ शर्मा जी, शिक्षा जगत में शिक्षाविद और अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा के जानकारों में शामिल अभिषेक खरे जी और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, इसके अलावा टैक्स के जानकार दीपक विजयवर्गीय जी। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत, मेरी दिलचस्पी थोड़ी सी शिक्षा में ज़्यादा है, इसलिए मैं शिक्षा से करना चाहूँगा अभिषेक जी से। लेकिन इस बीच में जानकारी ये कि हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार देवदत्त दुबे भी जुड़ गए हैं। देवदत्त जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। खरे साहब, जो मेरी दिलचस्पी है कि सेना के लिए कितना पैसा इसमें है, फौज के विस्तार के लिए, उसकी सुविधा के लिए, उसके आधुनिकीकरण के लिए, और शिक्षा में कितना बजट बढ़ा है, और ख़ासतौर से शिक्षा में रिसर्च की बात करें, शोध की बात करें, क्योंकि भारत दुनिया भर के देशों में हम एक तरह से दूसरे क्रम पर आते हैं जनसंख्या के हिसाब से, और अर्थव्यवस्था में हम चौथे नंबर पर आ गए हैं। लेकिन रिसर्च के मामले में हमें नंबर पता नहीं, शायद आपको पता तो जरूर बताएं कि 100वें नंबर पर चल रहे हैं कि 150 पर चल रहे हैं। लेकिन शिक्षा में रिसर्च को लेकर हम कह सकते हैं कि हम आधारित हैं, निर्भर हैं निजी क्षेत्र पर। आपकी राय, फिर मैं आऊँगा हमारे ओमनाथ जी के पास। सबसे पहली बात तो ये है कि ये बजट, जो मुझे लगता है, जो मैं अब तक समझ पाया हूँ कि ये पूर्णतः चुनावी बजट मुझे लग रहा है, क्योंकि इसमें कुछ भी परेशानी वाली चीज़ है ही नहीं। सब देने की कोशिश की गई है, यानी सबको खुश करने की कोशिश की गई है। और जो मुझे समझ में आया, ये फोकस इस बजट का रखा गया है युवाओं पे और महिलाओं पे। तो ये तो 2 चीज़ बेसिक हो गई। तीसरा, मुझे कल से ही कुछ अनुमान लगा था कि बजट बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि कल ही क्या हुआ था, अभी अडानी की जो इतनी प्रॉब्लम चल रही है, इनका जो एफपीओ है उसे ऑलरेडी दुबई की रॉयल फैमिली के द्वारा 3200 करोड़ रुपए कल लगाए गए। उससे ही पता चल गया था कि अब सब कुछ ठीक होने वाला है आगे। ये मेरा अपना कल से रिसर्च है। और अब बात करें, रुपए किसके एफपीओ में लगाए हैं? ये लगाए गए अडानी के एफपीओ में, जो कि इतनी सारी जो प्रॉब्लम चल रही थी 3-4 दिन से, और वो अचानक से उन्होंने 3200 करोड़ लगाए और वो पूरा कंप्लीटली वो पब्लिक ऑफरिंग जो थी वो कंप्लीट हो गई उनकी। मतलब अब उनको 20,000 करोड़ का जो उनका प्लान था वो हो गया। और दूसरी बात, हम अगर आए रिसर्च पे, तो रिसर्च की प्रॉब्लम तो हमारे यहाँ हमेशा से है कि हमारे यहाँ का जो रिसर्च बजट है वो हमेशा 3 से 5% के बीच में ही, यानी एजुकेशन का बजट और रिसर्च का बजट इसके बीच में ही चल रहा है। जबकि हम अगर विकसित देशों के साथ तुलना करें तो ये
7% से लेकर 10% के बीच में सारे विकसित देश और इवन चाइना और ब्राजील जैसे देशों का भी होता है। हम अभी उसके आसपास नहीं पहुंचे। हमारा बजट वही 5 से 7, 3 से 5 इसके आसपास ही झूल रहा है, इस बार भी वही है। तो यहाँ दो चीज, लेकिन जो अच्छी चीज मुझे लगी है, जो इस पर मैं बात करना चाहूंगा, वो इन्होंने किया है कि एक तो पीएम कौशल विकास योजना 4.0 को शुरुआत की। ये एक अच्छा प्रयास है, लेकिन अभी तक इसके डिटेल नहीं आया। अभी तो खैर शुरुआती है, लेकिन मुझे लगता है अगर डिटेल देंगे तो इनको अब जो कौशल विकास योजना है इसे तहसील और ग्रामीण स्तर पर पहुंचाने की कोशिश करना चाहिए। शहरी स्तर पर काफ़ी हो गया है और जितना मतलब उन्हें प्रयास करना था वो कर चुके हैं। अब मुझे लगता है थोड़ा सा और नीचे स्तर पर ले जाने की जरूरत है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो अभी तक इसमें शामिल नहीं हो पा रहे हैं। तो पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ ये है, जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, कि एआई के लिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए 3 जो इंस्टीट्यूट बनाने की बात की है, ये तो बहुत ही बढ़िया काम किया है, क्योंकि जो भविष्य है वो एआई का ही है। हर क्षेत्र में इस्तेमाल होगा एआई। तो ये मुझे लगता है सबसे बेहतर उनका प्रयास है। और तीसरा ये है कि पर्यटन के क्षेत्र में भी उन्होंने, निर्मला सीतारमन जी ने फोकस काफ़ी किया है कि युवाओं को जोड़ेंगे, नए स्टार्टअप लाएंगे इसमें। तो कुल मिला के देखिए, देने का प्रयास युवाओं को काफ़ी किया गया है। इस बजट में भी मूल रूप से जो मुझे लगता है फोकस रखा गया है युवाओं, महिलाओं के लिए। तो मुझे लगता है बस थोड़ा सा बजट को और बढ़ाने की ज़रूरत है। हाँ, एक चीज़ और जो इम्पॉर्टेंट है वो है स्टार्टअप, कि स्टार्टअप कल्चर को भी हमारे यहाँ काफ़ी प्रमोट किया जा रहा है। पिछले 5 बजट से मैं लगातार देख रहा हूँ स्टार्टअप कल्चर को लगातार प्रमोट किया गया है हमारे यहाँ। तो वो बहुत अच्छी चीज़ है। और चूंकि जैसा मैं कह रहा हूँ शुरू से कि ये बजट अच्छा ही अच्छा है, इसमें ख़राब कुछ नहीं है, तो कमियाँ निकालना ज़रा मुश्किल है इस बजट के साथ। तो अच्छा है, प्रयास कर रहे हैं और आगे बेहतर करेंगे। बिल्कुल कह सकते हैं कि पब्लिक फ्रेंडली बजट है जी। इसको चुनावी बजट का भी नाम दे सकते हैं। चुनावी बजट, चुनाव है तो चुनावी बजट तो आएगा। अगर चुनाव है और चुनावी बजट नहीं है तो फिर थोड़ा अटपटा होता है। लेकिन आपने कहा कि आलोचना के मामले में हमारे पास कुछ ज़्यादा नहीं है, तो हम जोड़ेंगे जरूर कांग्रेस के हमारे साथी को। और स्वदेश शर्मा जी जुड़ने वाले हैं हमारे साथ, वो बताएंगे कि इसमें क्या गड़बड़ है, क्या थोड़ी सी और बेहतर होनी चाहिए थी। क्योंकि अच्छा करने के लिए तो फिर आकाश अनंत है, आप कुछ भी करेंगे वो कम ही लगता है। तो लेकिन आयकर के मामले में जो सबकी जिज्ञासा थी, उसमें थोड़ी सी कमी लगती है कि 2.5 लाख से बढ़ाकर 3 लाख किया। लोग उसको 5 लाख की बात कर रहे थे, क्योंकि कई सालों से ये वहीं स्थिर था 2.5 लाख। लेकिन दूसरा उसमें जो पैच है वो ये कि 5 लाख तक जिन्होंने चूज़ किया था कि हम जिस स्लैब में आना चाहते हैं, वो 5 लाख सरकार ने इसको थोड़ा सा अपना गणित लगाया था। हम अपने जो कर विशेषज्ञ उनसे उसमें जानेंगे, समझेंगे कि आखिर ये क्या गणित था। लेकिन उस 5 लाख की सीमा को बढ़ाकर 7 लाख कर दिया है। तो ये वेतन भोगियों के लिए भी लाभकारी बात है। और इसमें खास बात यह कि जो सीनियर सिटीजन है उनके लिए भी जो सीमा है वो 15 लाख से बढ़ाकर 30 लाख कर दी गई है। ये बात भी हम हमारे जो कर विशेषज्ञ हैं उनसे जानना चाहेंगे। लेकिन चर्चा को मैं आगे बढ़ाता हूँ। उस पूरे मामले में जो हमारे साथी बैठे हुए हैं, नाथ जी, मैं आपकी तरफ आऊँगा। ओमनाथ जी, ये जो सारा मामला है, 0 से 3 लाख तक पर कोई टैक्स नहीं, पहले 0 से 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं था। इसी पर लोग बात करते हैं कि ये कई साल से अटका हुआ है 2.5 लाख तक, इसको 5 लाख होना चाहिए। लेकिन सरकार की तरफ से जो बातें निकल कर आती है वो ये कि लोग रिटर्न तो बहुत फाइल करते हैं लेकिन टैक्स पे नहीं करते, क्योंकि बहुत चतुराई से, चालाकी से हिंदुस्तान में पैसा बचाने की आदत है। और वो बचाने की आदत इतनी है कि हम सरकार को टैक्स देने में बचत करते हैं। तो ये जो बचत की आदत है, गुल्लक से शुरू होती है, वो इनकम टैक्स रिटर्न में भी कैसे बचाएंगे वहाँ तक जाती है। आपसे जानना चाहेंगे कि ये 5 से 7 लाख का क्या गणित है और 2.5 से 3 लाख तक का जो बढ़ा है वो क्या मामला है? देखिए, जो बजट है, एक बात बहुत अच्छे से समझ लें कि इस बजट की रूपरेखा 5-7 साल पहले रखी गई थी जी। और संभवतः धीरे धीरे उन्होंने अपने सारे पत्ते खोले और ये लास्ट फाइनेंशियल ईयर उनका समय बचा था जब वो अपना तुरुप का इक्का खोलना चाहते थे, वो उन्होंने लास्ट फाइनेंशियल ईयर में खोला। जहाँ तक बजट में इनकम टैक्स स्लैब का सवाल है, पहले भी 5 लाख रुपए तक टैक्स नहीं लगता था, लेकिन उसमें जो 12,500 रुपए की छूट थी, 2.5 लाख रुपए से लेके 5 लाख के बीच में 5% की, वो रिबेट के माध्यम से दी गई थी। वो ओल्ड रिजाइम में थी। अब उन्होंने न्यू रिजाइम में उस टैक्स की जो सीमा है उसको बढ़ा करके 7 लाख रुपए कर दिया। अब 7 लाख रुपए तक की जिसकी आय है उसको इनकम टैक्स पेमेंट करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये एकदम करेक्ट है। लेकिन ये जो 2.5 से 3 लाख तक का, फिर ये क्या गणित है?
2.5 से 3 लाख का ये गणित है कि 50,000 रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता था, जिसके कारण 3 लाख रुपए तक की आय पे कोई टैक्स नहीं लगता था। और सरकार ने 5 लाख से नीचे के जो व्यक्ति थे ओल्ड रिजाइम में 12,500 रुपए की उन्हें रिबेट की छूट पुरानी रिजाइम में दी हुई थी जी। अब सरकार ने न्यू रिजाइम में, क्योंकि इनकम टैक्स जो रिटर्न फाइल करते हैं उन्हें आइडिया है कि 2 रिजाइम चल रही थी, अब सरकार ने न्यू रिजाइम को प्रमोट करते हुए 7 लाख रुपए तक के आय के व्यक्ति को इनकम टैक्स के दायरे से बाहर रखा हुआ है। लेकिन मैं एक मिथ खत्म करना चाहूंगा कि 7 लाख रुपए से ऊपर अगर आपकी आय है तो सरकार को आपको टैक्स पे करना होगा। नहीं, लेकिन ये जो न्यू रिजिम और पुराने की बात करें तो 5 लाख वाले पुराने, तो अब क्या वो 5 लाख वाले अगर 6 लाख की इनकम में आएंगे तो क्या उनको टैक्स पे करना पड़ेगा? एग्जैक्टली। तो वो उन्हें सरकार चाहती है कि वो न्यू रिजाइम में शिफ्ट करें। तो फिर सरकार को फायदा क्या हुआ इसमें? सरकार जो अपनी मंशा थी, सरकार की बहुत पुरानी है कि बहुत, मैं आपको एक एनालिटिकल डाटा बताता हूँ, 7.5 करोड़ लोग इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, उसमें से सिर्फ 1 करोड़ लोग ऐसे हैं जो इनकम टैक्स पे करते हैं, बाकी 6.5 करोड़ लोग जो रिटर्न फाइल करते हैं उनकी कोई भी इनकम टैक्स के रूप में कोई भी आय सरकार को नहीं होती। सरकार उनको मूल रूप से इसमें शामिल रखना चाहती है कि वो इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करें और धीरे धीरे वो आदत में लेकर आना चाहती है कि 7 लाख रुपए तक अभी हमने छूट दी, आने वाले समय में हो सकता है उस चीज को 1-2 साल में बढ़ाया जाए। और एक समय ऐसा आएगा कि जब आपकी इनकम एक बार बढ़ जाती है तो जनरली ऐसा नहीं होता कि आप 7 लाख से वापस नीचे की तरफ जा पाए, तो सरकार मुख्य धारा में उनको शामिल कह सकते हैं कि सरकार छूट देकर एक तरह से नए टैक्स का इन्वेस्टमेंट कर रही है, छूट के दायरे में अभी वो ला रही है, और कल के दिन जब आप 3 साल 4 साल तक 7 लाख का इनकम टैक्स वो रिटर्न दाखिल करेंगे तब हो सकता है कि वो आपको टैक्स के दायरे में लेकर आए। लेकिन अगर टैक्स जमा नहीं करेंगे तो फिर सरकार कैसे चलेगी? तो टैक्स तो जरूरी है। तो इस पूरे मुद्दे पर आपको बता दें कि हमारे साथ कांग्रेस के हमारे साथी स्वदेश शर्मा भी जुड़ गए स्काइप पर, 5वें मेहमान वरिष्ठ पत्रकार देवदत्त जी। असल में हम सोच रहे थे कि चुनावी बजट और इसमें कुछ आलोचना के मुद्दे नहीं है, उसके लिए हमारे साथी जुड़ गए हैं। स्वदेश शर्मा जी निंदक नीरे राखी की तर्ज पर हमारे साथ हैं। लेकिन दीपक जी, पहले आपसे सुन लेते हैं कि जो सारा मसला है ये कहाँ लेकर जा रहा है, देश की दिशा कहाँ होने किधर जाने वाली है? क्योंकि सरकार ने श्री अनाज के नाम पर मोटे अनाज का भी जिक्र किया और इसको प्रमोट करने की बहुत सारी बात हो रही है, प्राकृतिक खेती की बात हुई है। लेकिन अगर हम बात करें डीजल पेट्रोल के मामले में, सबसे बड़ा जो सरकार का एक ड्रीम प्रोजेक्ट था वो था इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात करें। नितिन गडकरी ने तो बहुत सारे मामलों में ये बताया था कि वो भारी वाहन भी इलेक्ट्रिक से चलाएंगे, उसके लिए अलग से वो रास्ता भी तय कर रहे हैं। जो दिल्ली से बॉम्बे तक का कॉरिडोर है उसमें एक लाइन ऐसी रहेगी जो सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए रहेगी, खासतौर से जो मालवाहक वाहन होंगे। लेकिन इस बजट में उसका कहीं नज़र नहीं आ रहा। हो सकता है कि इसमें चीज़ें क्लियर हो, शाम तक चीज़ें निकल कर आए कि कहाँ क्या, क्योंकि बहुत सी चीज़ों को ढूंढना वैसा है अभी तो जैसे रेत में सुई को ढूंढना। मोटी मोटी बातें जो हमको पता चली है उस पर आपकी राय? देखिए, नितिन गडकरी जी के आपने पिछले वक्तव्य की चर्चा की, तो नितिन गडकरी जी का फोकस क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन पर रहता है या एनवायरनमेंट पर रहता है, तो वो उस संबंध में उनके मंत्रालय जो है वो अपनी पॉलिसीगत काम कर रहा होगा जो अगले कई वर्षों में लागू होगा। लेकिन ये जो बजट है ये आगामी वित्तीय वर्ष के लिए है और सरकार को खाली ट्रांसपोर्टेशन या एनवायरनमेंट की चिंता नहीं करनी होती है, समग्र रूप से चिंता करनी होती है। समग्र रूप में 140 करोड़ लोगों को किस तरह से फायदा हो इसकी चिंता करनी होती है। और मैं समझता हूं कि सबसे पहली बात तो जो आमतौर पे इंडिकेटर्स होते हैं, चाहे एनएससी हो चाहे बीएससी हो, ये जो जबरदस्त उछाल आया है इस बात का सबूत है कि देश भर के जो इन्वेस्टर हैं, जो निवेशक हैं, वो इसको सकारात्मक रूप से ले रहे हैं और इसको प्रथम दृष्टया बहुत अच्छा बजट के रूप में समझा जाना चाहिए। फिर कृषि के अंदर जो निवेश बढ़ाया गया है, स्किल डेवलपमेंट पर निवेश बढ़ाया गया है, ऑटोमोबाइल की आपने चर्चा की, वहाँ भी छूट दी गई है जो प्राकृतिक रूप से बेहतर जो टेक्नोलॉजी आएगी उसमें। फिर मैं समझता हूँ कि जो सबसे बड़ा जो बजट में जो बात सामने आई कि 7 लाख तक की जो आय की सीमा है वो इनकम टैक्स से छूट रहेगी, तो देश बड़े कई वर्षों से इसका इंतजार कर रहा था। और मैं समझता हूँ एक सरकार ने कोई 10, 20, 50 हज़ार करके छोटी मोटी बात नहीं की, इसलिए 2 लाख बढ़ा दी है। तो ये देश भर के लिए, देश भर के मध्यम वर्ग के लिए एक बड़ी खबर है, क्योंकि पिछले 2-3 वर्षों में सरकार ने जैसे 80 करोड़ जो गरीब हैं उनको पिछले 2-3 वर्षों से लगातार कोरोना काल में राहत दी है भोजन के रूप में। सरकार ने कई लाख लोगों को, परिवारों को मकान दिए हैं। ये जो गरीबों का आवास का मामला है इसमें भी बजट बढ़ाया गया है, करीब 1.5 से ज़्यादा कर दिया गया है। तो गरीबों को जो आवास का मामला है उसकी सरकार की प्राथमिकता है। आवास के लिए सरकार ने 79,000 करोड़
का इसमें व्यवस्था की, फंड की है। जी जी 79,000 करोड़ जी। हाँ, तो करीब 60% के आसपास बढ़ा दिया है उन्होंने। तो सरकार की जो चिंता है, मैं समझता हूँ तीनों वर्ग जो आमतौर पे होते हैं, जो निम्न वर्ग या गरीब वर्ग है, जो मध्यम वर्ग है और उच्च वर्ग है, सभी की तरफ से बहुत पॉजिटिव रिस्पांस है। जाहिर तौर पर सबकी चिंता की गई है और आमतौर पे जो सामान्य चर्चा का विषय होता है इनकम टैक्स, जिससे बड़े पैमाने पर लोग प्रभावित होते हैं, सैलरी पेड भी, मध्यम वर्ग के व्यवसाय भी, उनको भी राहत दी गई है। तो मैं समझता हूँ कि इसका स्वागत किया जाना चाहिए और निगेटिव जैसी कोई बात नहीं है। चलिए, अभी से तो तुरंत की बात है, तो ढूंढने में दिक्कत जाएगी, शाम तक लोग इसमें सब चीज़ें निकाल लेंगे। आपने कहा कि हम सब कह रहे हैं कि निगेटिविटी इसमें कम दिख रही है, लेकिन जो इसमें खास बात का मैं जिक्र कर लूँ, स्वदेशी से ज़रूर पूछूंगा। सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर पर 33% का इजाफा किया अपने बजट में, और ख़ासतौर से जो मोटे अनाज की बात है, भारतीय अनाज तो मोटे अनाज होते थे, गेहूँ के बारे में भी कहते हैं कि विदेशों से आया हुआ अन्न है, जो हमारे यहाँ बाजरा हुआ, मक्का हुआ, ज्वार हुआ, रागी हुआ और इस तरह के जो अनाज थे, उस पर सरकार ने फोकस किया है। उसका दूसरा पक्ष ये भी हो सकता है कि ये जो मोटे अनाज है, ये सेहतमंद ज़्यादा होते हैं। अगर भारतीय परिवारों में मोटे अनाज का चलन बढ़ गया तो बीमारियों से हमें निजात पूरी तरह ना मिले, लेकिन बहुत सारी बीमारियां रुखसत हो जाएंगी, क्योंकि ब्लड प्रेशर, शुगर जैसी बहुत बीमारियां ऐसी होती है जो गेहूं की वजह से हमारे यहाँ आई है। और अब डॉक्टर ये भी कहते हैं कि आप गेहूं छोड़कर बाजरा और मोटा अनाज खाएं। स्वदेश जी, आपकी राय कि निंदक नीरे की तरह किस तरह से आप इस बजट को देख रहे हैं? राघवेंद्र जी, बिल्कुल आप ग्रामीण परिवेश से आते हैं और आपने अनाज से शुरुआत की है, तो मैं बात रख देता हूँ जी। माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने अच्छे दिन की शुरुआत करने का नारा देकर के देश में आए, और देश में मैंने देखा सबसे पहले उन्होंने कहा कि हर वर्ष हम 2 करोड़ रोजगार देंगे। 2 रोजगार किसी को नहीं मिले। फिर बोलते हैं 15 लाख लोगों के खाते में आएंगे, कभी नहीं आए। फिर उसके बाद जब कोरोना का दौर गुजरा, उस दौर में WHO की अगर रिपोर्ट देखें तो 47 लाख लोगों के प्राण सिर्फ ऑक्सीजन के अभाव में चले गए। तो कुल मिलाकर के आपकी स्वास्थ्य व्यवस्थाएं भी की पोल खुली। अब बात करते हैं आयुष्मान योजना जिस तरह से चली, उसका कार्ड बना। 11 करोड़ की आबादी का बिहार जिला है, उसमें सिर्फ 19 लोगों को आयुष्मान योजना का लाभ मिला, सिर्फ 19 लोगों को। तो ये समझ लीजिए इनकी किताबें, इनकी जो बातें किताबी तो रहती हैं। इसमें राज्य सरकार का दोष है कि केंद्र का? केंद्र का की योजना है तो राज्य में से उनकी सरकार थी, उन्हें उस समय लागू करना चाहिए था सख्ती से, तब वो तो होता। मध्य प्रदेश में भी बहुत सारे लोचे हैं, मैं उस पर भी बात कर लूंगा। कुल मिलाकर के सरकार जिस तरह से बोलती है कि हम $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था लाएंगे, क्या यही रोड मैप है? अगर आज होता, किसी की चिंता होती तो एक गीताबाई है जिसको उज्ज्वला योजना के तहत एक गैस सिलेंडर मिला, 14144 उसका नंबर है, आप सर्च कर लीजिए। जब से सिलेंडर मिला है आज तक रिफिल नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया? कि पहले गैस सिलेंडर 400 रुपए का था, आज हो गया 1100 रुपए का, तो कभी रिफिल कराई नहीं पाएगी। अरे कभी महिलाओं की चिंता कर ली होती, किसानों की चिंता करते, डीजल पेट्रोल को अगर GST के दायरे में कर देते तो आज गैस के दाम भी कम हो जाते, तो बहुत बड़ी राहत होती। तब अच्छे दिन की शुरुआत की जो बात आपने की थी, ये लोगों में लागू होती। देखिए हमारे देश की जनता भोली भाली है, वो आंकड़ों की बाजीगरी नहीं जानती। हर व्यक्ति टीवी खोल के नहीं बैठता कि आंकड़े पढ़ ले, और आंकड़े पढ़ भी ले तो समझ में नहीं आते। हम बिल्कुल प्योर गांव के, देहात के। आज बजट की बात हमारे गांव के किसी हायर सेकेंडरी तक पढ़े लिखे या BA तक के पढ़े लिखे व्यक्ति से बात कर लो तो वो कहेगा मेरे सिर से ऊपर चली गई। और मैं खुद कांग्रेस का प्रवक्ता हूं, मैं ये जानता हूं कि जमीनी हकीकत अगर दिखना चाहिए तो समझ में आती है बात, अन्यथा बिल्कुल भी नहीं आती। अब बात इनसे करें, नोटबंदी इन्होंने की जिसमें 15 लाख लोग बेरोजगार हुए। 15 लाख नोटबंदी कर दी इन्होंने। क्या काला धन आ गया? कभी नहीं आया, कोई कहीं नहीं दिखा काला धन, ना हमें दिखा ना आपको दिखा होगा। अब नोटबंदी के बाद जब इन्होंने देखा कि स्थिति ये हो गई, तो मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो 35 लाख लोग रजिस्टर्ड बेरोजगार हैं। उनके लिए कुछ हो जाता मेरे राज्य के लिए तो ही मैं कुछ समझता। आप पहले हम देखते थे रेल में यात्रा होती थी, पत्रकारों को, सीनियर सिटीजन को, बच्चों को किराए में छूट मिलती थी। आज उनको सारी छूटें बंद कर दी हैं। रेलवे स्टेशन हो तो बिक रहे हैं, एयरपोर्ट है तो बिक रहे हैं। आज जो लोक लुभावन जो उन्होंने बजट पेश किया है, निश्चित रूप से जो हेडलाइन बना है, इस पर खूब चर्चाएं होंगी, प्रवक्ता खूब अच्छे से भाषण देंगे। कुल मिलाकर के जनता को क्या मिला? कुछ नहीं। जनता को सिर्फ झुंझुना पकड़ना है, और झुंझुना सरकार ने पकड़ा दिया है। कुल मिलाकर हमें जो नहीं दिख रहा था वो स्वदेश जी ने बताया। स्वदेश जी, साधुवाद आपका। लेकिन मैं लौटूंगा आपके पास। खरे साहब, ये जो सारी चीज़ें हैं, एक तो ये कि सरकार ने जो मुफ्त की सेवाएं थी वो बंद कर रही है, इसका मतलब कि सरकार धीरे धीरे चाहती है कि जो मुफ्त की या अनुदान की चीज़ें हैं वो ख़त्म करके
देश को पटरी पर, दूसरी पटरी पर लाया जाए। अभी तक सब चीज़ें मुफ्त की थी, सिर्फ कोरोना काल में 80 करोड़ लोगों को मुफ्त का अनाज मिला है, लेकिन धीरे धीरे चाहे सीनियर सिटीजन हो, पत्रकार हो, बाकी लोगों को फ्री की सेवाएं। लेकिन हम उम्मीद करेंगे कि सरकार वो दिन भी लेकर जरूर आएगी जब वो विधायक और सांसदों की पेंशनों पर भी चर्चा करके उसको कम करेगी या बंद करेगी। लेकिन अभी तो हम इस पर फोकस करेंगे कि रेलवे के मामले में सरकार ने जो अभी फौरी तौर पर जो बजट में बताया कि 2 लाख करोड़ का बजट उसके लिए सैंक्शन किया, वो पिछले बजट की तुलना में 9 गुना ज़्यादा बताया गया। इसका मतलब कि रेलवे की हालत तो सुधरने वाली है और बेहतर होने की उम्मीद करें, क्योंकि ये पैसा अगर आया तो वो इस पर खर्च होगा। लेकिन जो मैंने बीच में कहा कि मोटे अनाज की बात हो रही है, प्राकृतिक खेती की बात हो रही है, हम बागवानी की बात करें, तो ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो ग्रामीण परिवेश की तरफ जा रही हैं। इसके अलावा आदिवासियों पर भी फोकस किया है। चुनावी साल इसलिए हम कह सकते हैं कि आदिवासियों का मामला वोट से जुड़ा है, लेकिन आदिवासी बड़ी तादाद में है, सरकार ने उस पर भी ध्यान दिया है। आपकी राय कि शिक्षा के अलावा एक शिक्षाविद के नाते आप बाकी क्षेत्रों को इस बजट में किस तरह और कहां देखते हैं? एक तो ये बहुत अच्छा प्रयास सरकार का है कि मिलेट्स को बहुत प्रमोट कर रहे हैं, मोटे अनाज को। और इस साल सरकार के प्रयास से, भारत सरकार के प्रयास से यूएनओ ने भी अपना ईयर ऑफ मिलेट्स डिक्लेयर किया है वर्ष 2023 को। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, यानी हम वापस अपनी जड़ों पर लौट रहे हैं। जैसा कि आपने बताया, गेहूं हमारा मूल रूप से हमारा खाद्यान्न नहीं है और उसमें जो ग्लूटेन है उसकी वजह से काफ़ी डायबिटीज़ और दूसरी प्रॉब्लम भी बढ़ती है। तो ये बहुत अच्छा प्रयास है और सभी को खाना ही चाहिए। दूसरी चीज़ है कि मैं एक चीज़ कहूँगा कि लगातार कोरोना काल में पूरे विश्व के हम देखें, विशेष तौर पे विकसित देशों को देखें, तो सबकी अर्थव्यवस्था खराब हुई। सरकार ने काफ़ी कुछ चीज़ों को हैंडल करने का प्रयास किया है, तो ये इसके लिए तो बहुत अच्छा साधुवाद के पात्र हैं। देखिए, मैं बहुत सारे विदेशों में ऑलरेडी जाता रहता हूँ और उन देशों की भी हालत मैंने देखी हुई है। तो वहाँ पे और भारत में इस समय अगर कोरोना काल की बात करें तो बहुत जल्दी हमने रिकवरी भी करी है और ये रिकवरी वाला बजट है कि यहाँ रिकवरी कर ली गई है। तो 2 चीज़ें तो ये हैं। तीसरा, अब एकलव्य स्कूल में अगले 3 साल में 38,000 के आसपास नई भर्तियां होने वाली हैं शिक्षकों को और स्टाफ को, तो वो भी फोकस कर रहे हैं। पिछड़े विशेष तौर पे आदिवासी क्षेत्रों में भी सरकार का फोकस है, ये अच्छी चीज़ है। मैंने अभी पहले बताया था कि AI बेस्ड जो सेवाएं हैं उनमें हम निवेश कर रहे हैं, सरकार का फोकस है, तो ये बहुत अच्छी चीज़। तो अभी क्या है, अगर हम फौरी तौर पर देखें, मोटे तौर पर, तो ज़्यादा इसमें कमियां नहीं हैं। और रही बात पुरानी, अभी कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे, मैं देखिए ना किसी पार्टी से कोई संबंध नहीं, मैं तो जस्ट एक बात बोलने वाला हूं कि अगर आपके पास इस बजट को लेके प्रॉब्लम है तो आप अपनी बात रखिए कि आप क्या और नए क्षेत्र में करने वाले। मैं वैसे भी जनरल, मतलब मेरा संबंध कांग्रेस से नहीं है, किसी भी विपक्षी पार्टी से, कि जब बजट की आप बुराई करते हैं तो आपके पास क्या प्लान है, वो आप अपना प्लान बताइए कि आप इसे बेहतर कैसे करेंगे। सिर्फ बजट की बुराई के नाम पे बुराई करने और से जिन राज्यों में जिसकी सरकार है वो उसको बेहतर करे। लेकिन मैं अभिषेक जी, आपसे मेरा सवाल है कि मेडिकल की जो सर्विसेज हैं उस पर इस बार, जैसे पिछली बार ये था कि एम्स खोलने की बात हो रही थी, अभी नर्सिंग कॉलेज की तो बात हुई कि 150 नर्सिंग कॉलेज 157 इसमें बढ़ाए जाएंगे, संख्या बढ़ाने की बात हो रही है। लेकिन इसमें IIT की कोई बात नहीं है, एजुकेशन की हम बात करें। एक चीज इस साल बड़ा अच्छा किया है, 30 इंटरनेशनल लेवल के स्किल डेवलपमेंट सेंटर खोलने की उन्होंने कोशिश की है। 30 अलग अलग क्षेत्रों में खोलेंगे और वो जो इंटरनेशनल स्किल डेवलपमेंट के सेक्टर रहेंगे वो ऐसे रहेंगे कि जहां छात्र सीखेंगे और उसके बाद उनके पास अवसर होंगे विदेशों में काम करने के। विशेष तौर पर खाड़ी देश को देखकर, खाड़ी देश में किस तरह के कामों की जरूरत पड़ती है, स्किल की जरूरत पड़ती है, उन चीजों को वहां पे किया जा रहा है। तो ऐसा नहीं है, प्रयास हो रहे हैं। चलिए हम इस पर अभी और बात करेंगे, लेकिन अभी इस महत्वपूर्ण चर्चा में एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक लेते हैं, फिर लौटेंगे अभिषेक जी आपके पास और दीपक जी और नाथ जी से हम बात करेंगे। तो ब्रेकिंग इसमें यह कि 800 अंक पर आकर रुक गया है सेंसेक्स। 180 अंक पर हुआ निफ्टी, जो बढ़कर 300 हो गया था, उसमें गिरावट आई है। 300 से घटकर 180 अंक पर निफ्टी आ गया है और सेंसेक्स 1200 से घटकर 800 पर। ये उछाल के बाद जो गिरावट आ रही है सेंसेक्स पर, इस पर भी हम बातचीत करेंगे कि ये चढ़ाव उतार क्या संकेत देते हैं भारतीय बजट के बारे में, भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में। चढ़ाव के बाद 100 पॉइंट निफ्टी गिर गया है और 400 अंक गिरा है नीचे सेंसेक्स, 1200 से घटकर 800 पर आ गया है। लेकिन फिर भी 800 अंक का उछाल है, निफ्टी में 180 अंक का उछाल है। तो चर्चा को हम जारी रख रहे हैं। हम अभी बात कर रहे थे हमारे शिक्षाविद, शिक्षा के विशेषज्ञ खरे साहब से। खरे जी, संक्षेप में और जानना चाहेंगे कि जो भारतीय शिक्षा नीति है
उसके मामले में आपने कहा कि जो स्किल सेंटर खोलने की बात हो रही है इंटरनेशनली 30, उससे लाभ तो होगा विदेशों में, लेकिन मेरा सवाल था कि IIT, IIM, इस पर अभी सरकार का फोकस बढ़ा नहीं है, जो पिछले बार थे उसी पर अटका हुआ है। जी देखिए, सरकार ने, जैसा मैं आपको बता रहा हूँ कि आवश्यकता फ्यूचर को देख के कर रही है। जैसे हमारे यहाँ अब हमको स्किल डेवलपमेंट सरकार भारत के हिसाब से तो कर ही रही थी, अब इंटरनेशनल आवश्यकता के हिसाब से भी कर रही है। और इसके साथ साथ जो IIT हैं, ये तो सब जगह नोडल सेंटर हैं ही, क्योंकि मूल रूप से जो देश में रिसर्च होता है उसका एक बहुत बड़ा पार्ट IIT और IIMs में ही होता है। तो वहाँ से फीडबैक मिलता है, वहाँ से रिसर्च जिस तरह से आता है सरकार के पास नए क्षेत्र के लिए, सरकार वो कर रही है। एक चीज़ और इस बजट में की गई है कि स्टार्टअप और एकेडमिया के लिए इनोवेशन और नवीन फंड बनाने की प्रयास इस बजट में किए गए, यानी वहाँ भी सरकार का ध्यान है। हालांकि कितना बजट है, कितना देंगे, किस क्षेत्र में करेंगे, ये सब नहीं है, लेकिन तब भी सरकार ने विशेष तौर पर, जैसा मैं आपको कह रहा हूँ कि युवाओं के लिए इस बजट में काफ़ी कुछ है। नौकरियां डायरेक्ट नहीं दिखाई गई हैं, लेकिन जो स्किल डेवलपमेंट है, जिस तरह से पर्यटन नीति बनाई गई है, पर्यटन हिंदुस्तान में नौकरियों का मतलब होता है सरकारी नौकरी। जी, सरकारी नौकरी के बाद कोई नौकरी लोग मानते नहीं मैं हैं। आपको एक चीज और कहूंगा, यहाँ एक और बड़ी परेशानी जो शुरू से है। देखिए, सरकारी क्षेत्र में कुल मिला के 2.5 करोड़ नौकरी दी जाती हैं, प्राइवेट सेक्टर में 2.5 करोड़ नौकरियां दी जाती हैं, 40 करोड़ लोग अपना काम करते हैं, बाकी बचे हुए कृषि क्षेत्र में काम करते हैं। तो आप यहां पर सरकार उसी चीज को तोड़ने का प्रयास कर रही है कि अब आप नौकरियों की तरफ मत भागिए, आप स्टार्टअप और स्किल डेवलपमेंट से आप नौकरी देने वाले बने, आप खुद का स्टार्टअप शुरू करें, इसीलिए तो इन्हें प्रमोट कर रहे हैं। बिल्कुल। तो सरकार की उस मंशा को भी लोगों तक पहुंचने में मुझे लगता है थोड़ा सा टाइम लगेगा। हम इससे भी एक तरह से पटरी बदलना मानते हैं कि सरकार पटरी बदल रही है और फोकस को चेंज कर रही है। नाथ साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगा कि अमेरिका में तो ये रिवाज है कि जो वहाँ टॉपर होते हैं, यूनिवर्सिटी से टॉप करके निकलते हैं, तो वहाँ कोई ये नहीं पूछता कि आप कौन सी नौकरी में जाना चाहेंगे। मतलब जब उनसे पूछते तो वो कहते हैं कि हम अपना स्टार्टअप खोलेंगे या अपनी कोई कंपनी खोलेंगे। वो ये नहीं कहते कि हम सरकारी नौकरी में जाकर, जैसे हिंदुस्तान में कहते हैं कि IAS बनेंगे, IPS बनेंगे, वहाँ एक अलग कल्चर है। तो क्या भारत सरकार, जैसा खरे साहब भी बता रहे हैं, हो सकता है कि भाजपा में भी इस बात से सहमति हो कि सरकार ये करे कि नौकरी देने वाले बनिए, अब नौकरी मांगने वाले मत बनिए, जैसा विदेशों में भी होता है। आपकी राय कि इस बजट में सच में नौकरी से कितना फायदा मिलेगा? सरकारी नौकरियां तो सीमित है, बल्कि मैं तो कहूँगा कि वो घट रही हैं। जो लोग रिटायर होते हैं जिस पद से, वो पद ही खत्म हो जाता है। तो प्राइवेट सेक्टर, और सबसे बड़ा सेक्टर तो कृषि का है जो नौकरियां देता है हमेशा, लेकिन उसके बाद लोग अपना काम करते हैं 40 करोड़, जैसा अभिषेक जी बता रहे हैं, और बाद में फिर निजी उद्यमी। आपकी राय? बिल्कुल, मैंने पहले भी कहा था कि बजट जो बनाया गया है वो एक साल का बजट नहीं है, क्योंकि अगर आप देखेंगे कि अगर जहां तक नौकरी का सवाल है, पिछले साल गवर्नमेंट ने कैपिटल एक्सपेंडिचर पे 7.5 लाख करोड़ रुपए खर्च किया था। इस साल ने गवर्नमेंट ने 33% उसका बजट बढ़ा करके 10 लाख करोड़ किया। 10 लाख करोड़ अगर इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई पैसा अगर खर्च होगा, तो आप क्या मानते हैं कि इससे नौकरी का सृजन नहीं होगा? मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को बिलोंग नहीं करता, मैं अपने एक राय रख रहा हूँ। 2,20,000 करोड़ कैपिटल एक्सपेंडिचर रेलवे में होना है। 50 एयरपोर्ट गवर्नमेंट बनाने जा रही, 50 एयरपोर्ट अगर गवर्नमेंट बनाने जा रही तो ऑब्वियसली वहां पे कहीं ना कहीं पे डिमांड होगी। एक छोटा सा पॉइंट जो हम चर्चा में अभी लेकर के नहीं आए कि MSME को क्रेडिट गारंटी स्कीम के अंतर्गत भारत सरकार लेकर के आई है। इस बजट में निर्मला सीतारमण मैडम ने उसकी घोषणा की हुई है। MSME को अगर क्रेडिट गारंटी स्कीम में लेकर आते हैं, क्रेडिट गारंटी स्कीम के अंतर्गत आने से उनका 1% कॉस्ट कम हो जाता है जो वो बैंक से बोरो करते हैं, और बैंक को गारंटी मिल जाती है कि उनका पैसा उनको वापस मिलेगा। ऑब्वियसली सरकार की मंशा जो आप कह रहे हैं वो बिल्कुल वैसी ही है कि सरकारी नौकरी से हटा करके लोगों को स्वावलंबी बनाना और आत्मनिर्भर बनाना है, जिससे कि वो अपना खुद का विकास कर सके और दूसरों के लिए भी रोजगार का वो सृजन कर सके। दीपक जी, सीधी सी बात है कि यहाँ 4 लोग बैठे हैं, देवदत्त जी की तरफ में नहीं जा पाया। देवदत्त जी, क्षमा करें मुझे, आप इस पूरे मामले में आपकी राय बहुत महत्वपूर्ण होगी। आपने सबको 2-2 बार सुन लिया है। इस पूरे मसले पर बजट को किस ढंग से देखते हैं? एक राय तो ये निकल कर आई, जो निकल कर आनी भी थी, कि ये चुनावी बजट है। दूसरी राय ये निकल कर आ रही कि सरकार बजट के जरिए अर्थव्यवस्था की पटरी बदल रही है। वो अब सरकारी नौकरी तरफ से फोकस हटाकर निजी क्षेत्र में या स्वावलंबन के क्षेत्र की तरफ ज़्यादा जा रही है। इसलिए वो अब स्किल डेवलपमेंट की बात कर रही है, वो टूरिज्म की बात कर रही है, टूरिज्म से रोजगार की बात कर रही है, और स्वास्थ्य के बारे में बात करें तो बहुत बड़ा उसमें संदेश छिपा है मोटे अनाज का। आपकी राय कि इस मोटे अनाज से
देश की अर्थव्यवस्था का क्या लेना देना है, क्योंकि अगर सेहत ठीक होगी तो बीमारी पर बहुत बड़ा जो बजट खर्च होता है वो लोगों का बचेगा, और उसके साथ साथ जो देशी अनाज है वो बढ़ेंगे, और ये मेरे ख्याल से आगे जाके निर्यात का भी एक बड़ा जरिया बन सकते हैं। आपकी राय? बिल्कुल। अब तक जो देश में दो चीजों की चर्चा होती थी, गरीबों को उनको निःशुल्क अनाज दिया जा रहा है, और अमीरों के बहुत सारे कहते थे कि उनके कर्जे माफ हो गए, लेकिन मध्यम वर्गीय को कभी कोई चर्चा ऐसी नहीं होती थी। तो जैसे 7 लाख तक उन्होंने ये टैक्स में छूट दी है, तो थोड़ा मध्यम वर्गीय को राहत मिली होगी। और जिस तरीके से मध्यम वर्गीय के लिए ये स्टार्टअप शुरू करने के लिए, क्योंकि गरीब आदमी के लिए तो बहुत सारी चीज़ें निःशुल्क भी मिल जाती हैं, और ये टैक्स जो पे करने वाले थे वो भी ईर्ष्या रखते थे कि हम कमाते हैं, हमसे टैक्स ज़्यादा लेता है और गरीबों को निःशुल्क बांटा जाता है। तो थोड़ा सा एक समरसता की भी कोशिश हो सकती है इस बजट के माध्यम से। जो खाई बन रही थी, दूरी बन रही थी गरीब अमीर में, मध्यम वर्गीय की कभी चर्चा नहीं होती थी। यदि मध्यम वर्गीय अपना स्टार्टअप की तरफ बढ़ता है स्वयं के रोजगार में, तो उसमें जो नौकरी ना मिलने की, जैसा आपने कहा सरकारी नौकरी ही सब कुछ मान के बैठता है, यदि वो इस तरफ बढ़ेगा तो उसका जो निराशा का भाव है वो भी दूर होगा। और मोटे अनाज को जो प्रोत्साहन बहुत जरूरी है, क्योंकि ये मोटा अनाज वर्ष घोषित भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा होने लगी। गेहूं से जो बहुत सारी बीमारियां, खासकर डायबिटीज और हार्ट की जो बीमारियां बढ़ रही देश में, जो इस तरह डायबिटीज के मरीज बढ़े, तो मोटे अनाज हमारा वर्षों पुराना, सदियों पुराना जो रहा है, जिससे हम स्वस्थ रहे हैं, तो इसकी तरफ यदि लोगों का रुझान तेजी से बढ़ेगा, अभी बढ़ा है, लेकिन उसकी लागत मूल्य किसान को मिले, उसकी पैदावार के लिए परिस्थितियां बने, सरकार किसानों को फाइनेंस करे, क्योंकि जिस तरह से खाद और ये सब सिंचाई के साधन बढ़ गए हैं और लोगों ने पैसा कमाने लगे सोयाबीन में और बहुत सारी फसलों में, तो मोटे अनाज की जो सरकार भी एक खरीदी मूल्य अच्छा से तय करे, तो ये बहुत अच्छा होगा। इससे किसान भी समृद्ध होगा और स्वस्थ हमारा समाज होगा, क्योंकि हमारी बीमारियां बहुत बढ़ रही। तो थोड़ा सा मध्यम वर्गीय की तरफ है, और ये स्वाभाविक था कि चुनावी वर्ष का बजट है, तो थोड़ा लोक लुभावन आकर्षण। दुबे जी, एक सवाल मेरा आपसे ये है कि क्या देश में गेहूं का बम्पर उत्पादन होता है? सरकार गेहूं के बम्पर उत्पादन से परेशान हो गई थी, इसलिए क्या सरकार ने मोटे अनाज की बात करके गेहूं के उत्पादन को हतोत्साहित करने का भी फैसला किया, ताकि जो गोदामों की समस्या आ रही थी उससे भी निजात मिलेगी और बीमारी से निजात तो मिलेगी। ये भी क्या उसमें एक तरह की स्ट्रेटजी हो सकती है सरकार की? बिल्कुल, यदि ये उनकी योजना है तो इसमें भी फायदा है, क्योंकि उससे बीमारी जो बढ़ रही थी, वो कई रिसर्च आए हैं इसमें, मेरी भी कई चिकित्सकों से बात हुई, तो ये बहुत गंभीर जो बीमारियां हो रही हैं, खासकर डायबिटीज, वो जो गेहूं के कारण हो रही थी, तो यदि इसके कारण भी है तो भी अच्छा है, क्योंकि गेहूं सड़ने लगा था, फेंकने लगा था, और ऐसी पैदावार हो रही थी, और इसकी तरफ भूल गए थे। और गेहूं के उत्पादन के उसमें जो ऑर्गेनिक खेती को लोग भूल गए, और जो रासायनिक खाद डाल रहे थे। इस मोटे अनाज में से ज्वार बाजरा है, इसमें ज्यादा खाद की जरूरत नहीं पड़ती है, गोबर वाला खाद ही या ऐसे भी हो जाता है, इसमें पानी की भी ज्यादा आवश्यकता नहीं पड़ती। तो ये यदि प्रोत्साहन मिलेगा तो कई चीजों में फायदा होगा, क्योंकि गेहूं में 4-5 सिंचाई लग जाती हैं, और ज्वार और बाजरा ये बरसात के सीजन में होते हैं, मक्का, इनको सिंचाई की भी जरूरत नहीं, तो पानी की भी बचत होगी इससे, और स्वास्थ्य तो रहेगा, स्वास्थ्य सर्वोपरि है। जी स्वदेश जी, दरअसल सारा मामला गेहूं की और किसानी की बात इसलिए करें क्योंकि 80% अभी भी भारत कृषि पर ही निर्भर है। ये जो मोटे अनाज की बात हो रही है, क्या रासायनिक खाद से मुक्ति की तरफ जा रहे हैं? क्या गेहूं के उत्पादन को हम हतोत्साहित कर रहे हैं, क्योंकि गेहूं का उत्पादन बीमारियों की वजह को बढ़ा रहा है? मैं इसमें छोटी सी बात एक जोड़ूंगा। मेरे अपने गांव में एक गेहूं की बुआई के लिए आप समझिए कि 3 कुंटल 2 कुंटल 70 किलो रासायनिक खाद उसमें मिलाते हैं, डीएपी और यूरिया। तो अगर उस 1 कुंटल गेहूं में 2.25 कुंटल खाद मिल रहा है, तो हम गेहूं के बजाय जहर पैदा कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये इस योजना को आप किस ढंग से देखते हैं? गेहूं को हतोत्साहित करके मोटे अनाज की तरफ जाना क्या भारत को सेहतमंद बनाने की तरफ सरकार का अच्छा कदम है? इस पर भी आपकी राय जरूर जानना चाहूंगा। देखिए राघवन जी, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। मैं बिल्कुल प्योर गांव से आता हूँ, मैं मोटा अनाज खा के इतना बड़ा हुआ हूँ। 60 साल मेरी उम्र हो रही है, रनिंग 60 चल रहा हूँ, और मैंने मोटा अनाज खाया, ज्वार भी खाई, बाजरा भी खाया, और ज्यादातर खाया। इस सीजन में तो खाता ही खाता था पूरा परिवार, और चूल्हे की रोटी खाता था। तो कुल मिलाकर के इस पर आ जाना चाहिए लोगों को, निश्चित रूप से बीमारियां कम होगी। इसके लिए सरकार बीच में खबर, निफ्टी 200 अंक नीचे गिर गया है, और सेंसेक्स 800 से घटकर 700 पर आ गया। जो 1200 को छू रहा था अब वो 700 पर आ गया, यानी कुल मिलाकर 500 अंकों की गिरावट सेंसेक्स में
और 200 अंकों की गिरावट निफ्टी में। जी स्वदेश जी। देखिए, तो ये मोटा अनाज तो गांव में आज भी जो संपन्न किसान है अपने लिए मोटा अनाज पैदा करते हैं, मोटा अनाज ही खाते हैं बिना खाद बीज के। अब सबसे बड़ी बात ये, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय ने भी कहा 80 करोड़ लोगों को भोजन और खाने का अनाज देने की व्यवस्था। तो जिस 130 करोड़ देशवासियों में 80 करोड़ खाने के लिए मोहताज हो, सरकार उनको खाना देने की बात कहे, उसी समय हमारे शिक्षाविद अफसर करे जी कहते हैं ये बजट इंटरनेशनल रहेगा। तो खुद के घर में 80 करोड़ लोग भूखे सोए और इंटरनेशनल की बातें की जाएं, तो मैं समझता हूँ देश के गले उतरने वाली नहीं है। ये सिर्फ लॉलीपॉप है, ये सिर्फ लोक लुभावन बातें हैं। अगर यही आपका 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था लाने का रोड मैप है तो ये रोड मैप सही नहीं है। अगर ये सही होता तो पहले आपने कहा था कि हम स्मार्ट सिटी बनाने का सिलसिला ऐसा जारी करेंगे, तो इसमें स्वयं जारी कर देंगे देश में कितनी स्मार्ट सिटी बनी, नहीं कर पाएंगे। पहले इन्होंने कहा था कि हम ये इनकम टैक्स कम करेंगे, सुनिए आप, तो ये इनकम टैक्स बढ़ा इनके 9 सालों में। अब आपने 1.5 रुपए लेकर के आपने 98 वापस कर दी, तो फायदा क्या हो, किसको हुआ, सरकार को कि इनको? अगर सरकार इतने ही पशु पेश में है तो प्रति व्यक्ति 85,000 रुपए कर्ज में है देश का प्रति व्यक्ति, और ऐसे में 20,000 करोड़ का संसद भवन बनाए जाना, मैं समझता हूं इसकी आवश्यकता नहीं थी। देश की संसद विश्व में बहुत अच्छा स्थान रखती है, विदेशी लोग भी अपनी संसद को देखने आते हैं, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री महोदय 10 लाख का सूट पहनते हैं, उनको गरीबों का दर्द कहां पता होगा? वो दिन में 6 बार ड्रेस बदलते हैं, उनको गरीबों का दर्द कहां पता होगा? तो 80 करोड़ जो गरीब हैं उनके लिए क्या लेकर आए हैं ये स्पष्ट कर दे, या इसमें श्वेत पत्र जारी कर दे सरकार। चलिए मैं आता हूँ, आपके पास आता हूँ, मैं जरूर पूछूंगा आपसे। मेरा तो सिर्फ इतना ही कहना है कि किसी भी निर्माण या भवन की या कहीं सबकी एक उम्र होती है। संसद भवन के बारे में कहा जाता है कि उसकी उम्र पूरी हो रही थी, इसलिए नया भवन जरूरी था। दूसरा ये कि मैं अपने साथियों से जरूर पूछूंगा कि जीएसटी का जो कलेक्शन है उस पर भी जरूर बात करें, क्योंकि रिकॉर्ड कलेक्शन हुआ है। ये जब से ये लागू हुआ उसके बाद से दूसरी दफा 155 करोड़ के आसपास ये बजट में उन्होंने कलेक्शन किया है। ये एक बड़ा आंकड़ा है। जी अभिषेक जी, आप अपनी बात करें। मैं सर की बात का जवाब देना चाहूँगा। सर ने कहा 80 करोड़ लोगों को बैठा के खिला सकते हैं, तो मैं तो उल्टी बात करूंगा कि देश इतना सक्षम है कि 80 करोड़ लोगों को बैठा के खिला सकता है। चलिए नजरिए की और बात दूसरी चीज जी, वहीं पाकिस्तान से कंपेयर करें। लोग भूखे हैं, स्वदेश जी, स्वदेश जी, और पाकिस्तान को स्वदेश जी, ये समझता हूँ ये ठीक नहीं है। नहीं, आप शिक्षाविद हैं, आप जमीन की बात करिए, जनता की बात करिए। स्वदेश जी प्लीज, मेरा कहना है कि ये अलग तरह की चर्चा है। हम शाम की चर्चा जो होती है एजेंडे की या बाखबर, 80 करोड़ नहीं नजरिया उन्होंने देखिए स्वदेश जी, ये नजरिया है, आपने अपना नजरिया रख दिया, वो अपनी बात कर, नहीं मैं मान गया इस तरह की बात ना ये देश में भूखे सबको अपनी बात। स्वदेश जी, अंतर है ना सर, आप अपनी बात रखिए, मैं अपनी बात रखूं। खरे जी, मेरा कहना ये है कि और मैं नजरिया रख रहे हैं इसमें बीजेपी कांग्रेस की बात नहीं हो रही। पाकिस्तान से कंपेयर नहीं अमेरिका से कहां करती है? नहीं मैं लौट, आपके प्लान बताइए। पहले तो आप लोग कोई कहानी बता रहे हैं। आएंगे तो करेंगे। लोकतंत्र में सरकारी तो पावर में होती है। तो आपके पास युवाओं के लिए क्या युवाओं के लिए सरकार होगी? हमारे माननीय कमलनाथ खरे जी, तो हमने पहले वो बोल रहे हैं। सरकार क्या होती है? स्वदेश जी आप पहले बोल लें, फिर मैं आपसे आग्रह करूंगा कि जब दूसरा बोले तो इंटरप्ट ना करें। अपनी आप और थोड़ी देर बोले, कोई दिक्कत नहीं, समय अपने पास। अभिषेक जी कहिए। देखिए, मूल रूप से किसी भी सरकार का जो उद्देश्य होता है वो होता है वेलफेयर स्टेट, कल्याणकारी राज्य। तो सरकार का काम नहीं होता बड़ी कंपनियां, फैक्ट्री, एयरपोर्ट चलाना, वो सरकार का काम नहीं है। वहां डिसइन्वेस्टमेंट सही है, ये मैं शिक्षाविद के रूप में कह रहा हूं। दूसरी बात यह है कि इंटरनेशनल लेवल पे आप जाके देखिए देश की छवि। मैं किसी पार्टी से संबंधित नहीं हूं, पहले तो मैं सर को क्लियर कर दूं। आपको कहने की जरूरत नहीं है, हम मान रहे हैं, भी मान रहे हैं। जी, ऐसा लग रहा है कि मैं जो बात देख रहा हूं पिछले 10 साल से, मैं उसकी बात कर रहा हूं। दूसरी बात यह है कि आप इंटरनेशनल लेवल पे देश की अगर छवि बढ़िया हो रही है तो उसे स्वीकार करिए, क्योंकि कोरोना काल में पूरी दुनिया में जो हाल थे और जो भारत का हाल है, हो सकता है बहुत सारी चीजें छुपी हो, हमें पता ना चली हो, लेकिन तब भी स्पष्ट रूप से जो डेवलपमेंट है उसे तो स्वीकार करना पड़ेगा। तीसरी, अगर हम समय के अनुसार चेंज कर रहे हैं, जो कि होना भी चाहिए, तो उसमें क्या परेशानी? जो अच्छी चीज है उसे अच्छा कहिए, जो बुरी चीज है उसे बुरा कहिए, लेकिन अपने प्लान के साथ कहिए कि अगर ये ऐसा नहीं कर रहे हैं तो हम ऐसा करेंगे। इस तरह से हमारी योजना है। सिर्फ
बुराई करने से किसी चीज को पिछले जी, 6-7 साल नहीं, से उसी आप- चीज आप- पे करते रहने से आप- फायदा नहीं बात है। होगी पूरी। दीपक जी, मेरा आग्रह रहेगा, हम बजट पर बात कर रहे हैं, बीजेपी कांग्रेस की टिप्पणियों के लिए हम कभी आपकी बाइट ले लेंगे, उसको अलग से दिखा देंगे। अभी तो सिर्फ ये कि जो मेरा एक आखिरी में सवाल रहेगा स्वदेश जी से कि इस बजट में आपको जो भी कुछ दिखा उसमें अगर एक आध कोई चीज़ अच्छी लगी हो तो उसका भी चाहे तो जिक्र करें, अगर कोई पार्टी की मर्यादा उसमें आड़े ना आती हो, क्योंकि ऐसा नहीं कि सब चीज़ें खराब है, कांग्रेस के भीतर भी सब चीज़ें खराब ऐसा नहीं है, भाजपा में सब चीज़ें अच्छी ऐसा भी नहीं है, सरकार के बजट में सब कुछ अच्छा ऐसा भी नहीं है, लेकिन कुछ अच्छा लगे तो जरूर उसका जिक्र करें। अभी आपसे राय, मेरा आपसे भी ये सवाल हो सकता है कि आपको इस बजट में क्या खराब लगा, उसका भी अगर आप जिक्र करना चाहें तो जरूर करें। दीपक जी। नहीं, बजट की तो चर्चा करेंगी जी स्वदेश जी, हमारे सबके मित्र हैं जी। एक उनसे आग्रह जरूर है कि देखिए, नहीं, मैंने कर सारे लिया, हिंदुस्तान मैंने नहीं, कर लिया पूरे- आग्रह, पूरे- आप पूरे- रहने पूरे- दीजिए। पूरे हिंदुस्तान की बात नहीं करें। जी भारत एक बड़ा देश है जी। और अगर देश की भी समीक्षा नहीं करनी, देश की भी एनालिसिस नहीं करनी है, आप अपने गांव में देख लीजिए। एक गांव होता है, एक गांव में ऐसे लोग भी होते हैं जिनकी आमदनी 50 लाख रुपए साल है, ऐसे लोग भी होते हैं जिनकी 5,000 रुपए साल होना भी मुश्किल होता है। तो किसी समाज को उन सबकी चिंता करनी पड़ती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पूरा गांव गरीब हो गया है। चलिए बजट पर आए। हाँ, मेरा मतलब ये कांग्रेस की दृष्टि में दोष है जी। कि वो देख ही नहीं पाती कि भारत कितना बड़ा है नहीं, और 10 तरह के लोग हैं, 10 लेयर्स हैं, आपको 10 धन्यवाद। layers हैं, सबकी अपनी नहीं, अपनी डिमांड दीपक है। जी। और भारत की जो मौजूदा सरकार है, मोदी जी की सरकार है, वो सबकी मैं चिंता जरा कर रही है। जरा सा बोल रहा हूँ, क्योंकि स्वदेश जी की कोई बात है तो मेरा अधिकार है कि मैं उनके पक्ष में आपकी तरफ आपसे बात करूं। कांग्रेस का प्रतिपक्ष के नाते ये कर्तव्य है कि वो आपकी आलोचना करे, वो चीजें निकाल कर आपको दिखाएं, पसंद आती है तो आप सुधार लें और पसंद नहीं आती तो छोड़ दें। मैं भी कांग्रेस वही अपना कह काम कर रही है, मैं उन्हें भी- करने मैं- दीजिए। मैं भी जी अपना काम कर रहा हूँ। मैंने तो कांग्रेस के मित्रों से रोज मिलना होता है कि जी। उनको ऐसा नजरिए में फर्क लाना चाहिए, क्योंकि एक दिन में सारे अमीर या सारे गरीब नहीं हो जाएंगे, सब तरह चलिए। के लोग रहेंगे और सबकी चिंता समाज को करनी होती है। जी दूसरी बात मेरा ये कहना है कि पिछले 8 वर्षों में मोदी जी की जो सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, स्किल डेवलपमेंट पे सबसे ज्यादा बजट लगातार बढ़ा है। और कांग्रेस अपने 50-55 सालों के शासन में देखी कि उन्होंने लोगों को योग्य बनाने के लिए, लोगों का कौशल विकास करने के लिए कितना निवेश किया है। तो ये एक बड़ा काम है। जब रोजगार की बात की जाती है, कांग्रेस के साथ दिक्कत क्या है कि इनकी सारा का सारा जो नजरिया था वो नहीं, इसलिए कांग्रेस पर मत जाइए, आप समय खराब कर रहे हैं, आप तो बजट पे आओ। जी, रोजगार के अवसर बढ़ने की बात हो रही है, हाँ, स्किल डेवलपमेंट बजट देखिए आर्थिक स्थिति बेहतर होने की बात हो रही है। जी कांग्रेस के मित्र कहते हैं रोजगार, तो मुद्रा योजना में 20 करोड़ से ज्यादा लोगों को 20 करोड़ से ज्यादा लोगों को स्वरोजगार के लिए सहायता दी गई है। 20 करोड़ से ज्यादा लोगों को। ये रोजगार नहीं है क्या? ये रोजगार है। जी। अगर लाखों लोगों को मकान बना के दिए गए हैं तो इस देश के गरीबों की चिंता की गई है, तो ये बड़ा काम है। चलिए मैं आपसे सवाल कर रहा हूं कि सरकार का एक आंकड़ा ये भी है कि 2047 तक हम जो बच्चों में एनीमिया, रक्त अल्पता की जो तकलीफ होती है, गर्भवती महिलाओं में दिक्कत होती है, हम इससे निजात पालेंगे। जिस तरह से बीमारियों के उन्मूलन की बात की है कि टीबी का उन्मूलन करेंगे, खसरे का उन्मूलन करेंगे, उस हिसाब से एनीमिया के उन्होंने निदान की बात की, उन्मूलन की बात की, लेकिन ये 2047 तक का उन्होंने लक्ष्य रखा है। इस पर इसका मतलब कि सरकार सेहत पर भी ध्यान दे रही नहीं, है। सरकार का सेहत पर ध्यान है। आपको इस बजट में अभी क्लियर बात नहीं हुई, लेकिन पिछले बजट की बात ध्यान होगी कि हर गर्भवती महिला को 16,000 रुपए की आर्थिक सहायता मिले। ये इसके पहले संभव नहीं होता था। जी। हर गर्भवती महिला को 16,000 रुपए की सहायता मिले, ये इसके जरिए सुनिश्चित हुआ है। और हम देखते हैं, हम समझ रहे हैं कि देश भर में जो मातृशक्ति है, माताएं, उनको राहत मिली है इससे। निश्चित तौर पर माताओं के स्वास्थ्य में सुधार आया है और एनीमिया जैसी जो बीमारी है, निश्चित तौर पर अगले 20-25 सालों में हम इन प्रयासों के जरिए उभरेंगे। बिल्कुल नाथ जी, एक आंकड़ा ये भी है कि जो रेलवे की जो नई योजना है उसमें 75,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। टोटल बजट तो 2,04 करोड़ का है, लेकिन जो रेलवे की नई योजना पर 75,000 करोड़ का खर्च करेंगे, ये निजी निवेश के अलावा। और ट्रांसपोर्ट का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर भी सरकार इतना ही खर्च करने वाली है, यानी 75,000 करोड़ रुपए ट्रांसपोर्ट का जो इंफ्रा है उस पर खर्च करने वाली है। तो इसका मतलब कि परिवहन की जो व्यवस्था है वो मजबूत होगी, रेलवे के साथ साथ सड़क पर भी। जी, इसमें आप आज से बहुत साल पहले अगर आप YouTube में जाकर के एक अमेरिकन राष्ट्रपति का बाइट देखेंगे तो उनसे पूछा गया था कि अमेरिका तरक्की एक विकसित राष्ट्र है, इसीलिए अमेरिका की सड़कें बहुत अच्छी है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बहुत अच्छा है। तो उन्होंने कहा था, मुझे राष्ट्रपति का एग्जैक्ट नाम याद नहीं आ रहा, तो उन्होंने कहा था क्योंकि अमेरिका की ट्रांसपोर्ट सिस्टम, रोड, सड़क और परिवहन अच्छा है, इसीलिए अमेरिका एक विकसित देश है। कहने का तात्पर्य यह है कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो होते हैं वो एक देश की बैकबोन होती है, लॉजिस्टिक कॉस्ट को वो कम करते हैं। रेलवे क्योंकि एक गरीब
और मालवाहक का एक गरीब व्यक्ति का साधन है और मालवाहन का एक बहुत बड़ा जरिया है जिसमें स्टील कोल हमारे परिवहन करते हैं। तो डेफिनेटली ये कैपिटल एक्सपेंडिचर से उनकी परिवहन लागत में कमी आएगी जो बिजली की कॉस्ट को भी कम करने में मदद करेंगे। अब हमारे पास चर्चा के लिए सिर्फ 5 मिनट है और 5 साथी, मेरा सबसे आग्रह है कि समय की मर्यादा को ध्यान में रखकर एक मिनट में अपनी बात करें ताकि मुझे भी लगेगा कि मैंने सबके साथ न्याय किया। दिव्यजीत जी, आपकी अंतिम टिप्पणी 1 मिनट में इस पूरे बजट में जो अब तक आपको लगा, क्या कहना है? मैं फिर वही कहूंगा कि बजट में जिस तरह से सरकार ने प्रावधान किए हैं उसका मध्यम वर्गीय यदि फायदा ले तो घरेलू पर्यटन और जो मोटा अनाज उत्पादन और स्टार्टअप शुरू करने में तो उसको एक इस बजट में पहली बार उम्मीद दिखेगी कि वो अच्छा कुछ कर सकता है। और बाकी जो 7 लाख तक में छूट दी है उसकी बहुत दिनों से डिमांड थी, अब उससे एक बढ़ेगा स्लैब। और जो लोगों को लगता है कि जो टैक्स पे ही उनको लगता है कि हम देते हैं गरीबों को निःशुल्क देते, तो जो फ्री की जो चीजें हैं वो यदि बंद होती हैं भविष्य में सब अपने आप आत्मनिर्भर बनते हैं। बिल्कुल, तो ये बजट का सार्थकता होगी। बिल्कुल। इस पूरे बजट में जो खास बात हमने जिक्र नहीं किया, सिर्फ कर्नाटक राज्यों में सिर्फ कर्नाटक का उल्लेख किया गया, वो ये कि वहाँ सूखे की जो स्थिति है उस पर सरकार ने 53,100 करोड़ रुपए खर्च किया, यानी 53,100 का फिगर आया है करोड़, मतलब 53,100 करोड़ रुपए खर्च करने की बात सरकार ने की। ये कर्नाटक का जो संकट है उसको देखते हुए भी मेरे ख्याल से बड़ा फैसला है। स्वदेश जी, आपकी राय 1 मिनट के भीतर। देखिए, सरकार ने बजट पिछले बार भी पेश किया था, बड़े बड़े वादे किए थे। मैं समझता हूँ उनमें से कितने पूरे हुए सरकार श्वेत पत्र जारी कर दे तो समझ में आ जाएगी। आज उनका 9 राज्यों में चुनाव है, चुनाव को मद्देनजर रखते हुए हेडलाइन जिस पर बन सकती थी उसको उन्होंने फोकस किया है। 1.5 रुपए लोगों को से लूट करके 50 पैसे वापस करने की बात करते हैं टैक्स की, तो कुल मिला के ये ठीक नहीं है। सरकार के प्रति अगर नजरिया आपका है तो आपने किसानों की आय दोगुनी करने की बात कही थी, तो आप जीएसटी के दायरे में डीजल पेट्रोल लाएं तो गैस भी सस्ता हो जाएगा, डीजल पेट्रोल भी सस्ता हो जाएगा, हमारा किसान भी समृद्ध हो जाएगा। कुछ अच्छा लगा हो तो उसका भी जिक्र करना चाहेंगे? देखिए, कांग्रेस का दिल बहुत बड़ा है। अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार अच्छी लगती थी, उनके कई काम अच्छे लगते थे, कांग्रेस तारीफ करती थी। और जब नेहरू जी प्रधानमंत्री थे, सोवियत संघ जाना था एक दौरा, तो अटल बिहारी वाजपेयी जी को सोवियत संघ भेजा था उन्होंने वक्त का। जबकि ये प्रधानमंत्री जी आए तो ये कहते हैं हमें कांग्रेस मुक्त भारत चाहिए। तो हमारा दिल बहुत बड़ा है, हम उनको अपना भाई मानते हैं। और निश्चित रूप से प्रजातंत्र में जितना महत्व सरकार का है उतना ही विपक्ष का है, लेकिन मुझे अच्छा कुछ दिखाई दे नहीं रहा है, इसमें सिर्फ चुनाव दिखाई दे रहा है। ठीक, खरे जी, इस बजट के बाद मुझे लगता है थोड़ा अप्स एंड डाउन रहेंगे एनएससी बीएससी में, लेकिन शाम के बाद आप देखेंगे वो स्टेबल हो जाएगा और अप मार्केट होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ये बजट और अडानी के जो स्थिति हुई है उसके हिसाब से मार्केट अच्छा होने वाला है। दीपक जी, देखिए, मैं समझता हूँ कि कृषि में जो है आवंटन बढ़ाया गया है, स्किल डेवलपमेंट का बढ़ाया गया है, इंफ्रास्ट्रक्चर का बढ़ाया गया है, मध्यम वर्ग को इनकम टैक्स में खाद रिबेट दी गई है। ये 4 बहुत बड़े बड़े फैसले हैं जिससे मैं समझता हूँ 80% से ज़्यादा पॉपुलेशन प्रभावित होती है। तो निश्चित तौर पर आम जनता आमतौर पर इसका मैं 1 सेकंड के लिए खरे जी आपके पास आऊँगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में 3 सेंटर खोलने की बात हुई है देश भर में, क्योंकि एआई का बड़ा एक मामला होने पूरी दुनिया में चल रहा है और अगले 25-30 साल यही चलने वाला है। इसको आप कैसे देखते हैं, क्योंकि पहली बार इसका प्रावधान हुआ है? देखिए, बहुत बढ़िया चीज़ है, भविष्य इसी का है और बेसिकली सरकार का उद्देश्य है कृषि स्वास्थ्य में इसका इस्तेमाल करना। तो इससे निश्चित तौर पर भारत में, चूंकि आईटी में हम पहले से सुपर पावर हैं और अगर हम एआई को और बेहतर ढंग से कमांड कर लेंगे, हमारे यहाँ बढ़िया इंस्टीट्यूट खुल जाएंगे, तो हम निश्चित तौर पर भविष्य में एआई के भी टॉप देशों में शामिल हो जाएंगे। एक चीज़ और है कि अमेरिका में एआई के जरिए हार्ट के ऑपरेशन भी हो रहे हैं। उस वजह से खबर ये निकल कर आई है कि वहाँ कई डॉक्टरों के पास से काम घट गया है, क्योंकि एआई के जरिए जो ऑपरेशन का लेवल है वो पहले से ज़्यादा बहुत ऊपर के लेवल है, वो एक तरह से 0% एरर पर काम हो रहा है। ये एक बड़ी बात है। रोबोट तो ठीक है, लेकिन एआई के जरिए हार्ट जैसे ऑपरेशन, ये खरे जी देखिए, जैसा आपको पता है कंप्यूटर आया था, ऑटोमेशन आया था, तो कहा गया कि नौकरियां खत्म होंगी, लेकिन नौकरियां खत्म नहीं होती, उनकी सहयोगी नौकरियां और बढ़ती हैं। तो नौकरियां कभी खत्म नहीं होंगी, बल्कि इसमें डिमांड बढ़ेगी, लोगों के पास रोजगार और आएंगे। बिल्कुल। वो तो नाथ साहब, इस पूरे मामले में ओवरऑल आपका समअप करने का जो भी विचार है वो बताइए कि इसमें एआई की हम बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, एजुकेशन की बात करें, कृषि की बात करें, क्या देखते हैं, कैसे देखते हैं आप इसको? सरकार ने एक किसी सेक्टर पे बहुत ज़्यादा फोकस ना करके टूरिज्म पे फोकस किया, एग्रीकल्चर सेक्टर पे फोकस किया और अपनी आमदनी पे भी उन्होंने विशेष तौर पे ध्यान रखा। जैसे आपने अभी जिक्र भी किया था, 1,55,000 करोड़ रुपए का आंकड़ा उन्होंने जीएसटी कलेक्शन में पार किया। ये जब से लागू तब से ये दूसरी बार
इस फिगर को उन्होंने टच किया है। बड़ा एग्जैक्टली आंकड़ा है। 2 साल के कोरोना काल को अगर अलग किया जाए तो ये आप कह सकते हैं कि सबसे हाईएस्ट आंकड़ा है, क्योंकि लास्ट जो हाईएस्ट आंकड़ा था वो कोरोना के जस्ट बाद वाले मंथ का था। जी। 1,55,000 करोड़ का अगर आप अनुमान लगाएं तो सालाना जीएसटी अकेले से सरकार की 20 लाख करोड़ रुपए की इनकम है। ये यही आमदनी है जिसको सरकार 10 लाख करोड़ रुपए इंफ्रास्ट्रक्चर और अलग माध्यम से खर्च कर इसी को आप देश की खुशहाली का पैमाना मान सकते हैं। एग्जैक्टली जब तक आपकी जेब में पैसे नहीं होंगे, सरकार के पास पैसे नहीं होंगे, ना वो 80 करोड़ जनता को खाना खिला सकती है और ना रोजगार के साधन और बाकी चीजें सृजन तो कर कुल मिलाकर चर्चा तो रहेगी जारी, लेकिन हम तीनों पांचों मेहमानों को मैं धन्यवाद करूंगा। देवदत्त जी आपका भी साधुवाद, सुदेश शर्मा जी आपका भी, खरी जी आपका भी, और दीपक जी, नाथ जी आपका बहुत बहुत साधुवाद कि आपने चर्चा में हिस्सा लिया। निर्मला सीतारमण का ये बजट 5वां बजट था। उम्मीद करते हैं कि देश भर से जो प्रतिक्रिया आ रही है IND24 आपके साथ शेयर करेगा। इस चर्चा को हम यही रोक रहे हैं, जा रहे हैं छोटे से ब्रेक पर।